Hello everyone, welcome back to my channel IAS Commando. So in this video, I am going to start a series of Indian polity. अब देखिए because prelims is coming near, so I'll try to put more and more videos जिसमें static के वो सारे concept जिनकी probability आने की काफ़ी ज़्यादा है and even current affairs and locations map pointing मैं ये सब कुछ आपको share करने की कोशिश करूँगी. So please also help me because subscribe to the channel if you find this video and please press the like button because I am creating very good PPTs for you all. You can use them as your notes as well. आप Telegram channel पे भी जाइए, ये सब download करिए. You don't have to make your own notes. You just come here, understand this topic well, and then download the notes, read those notes 2-3 times, and then you are done for your static part. Okay, so that you can focus on your current affairs and test series as well. So I plan to put all the material, all the matter that is required to prepare for UPSC prelims here. So let's start with polity itself. तो पॉलिटी में देखिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे. लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसी से चालू करेंगे. और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसी में सारे एक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स लाई करती है. इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है उससे यूपीएससी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाता है. सो विदाउट मच wasting our time, we should begin our study. Okay, तो देखिए फेसेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. अब देखिए इंडिया में ब्रिटिशर्स आते हैं बट ऐसा नहीं है कि वो आते ही से रूल करना चालू कर देते हैं. वो पहले एक ट्रेडिंग कंपनी के जैसे आते हैं, धीरे धीरे करके वो अपना जो एम्पायर है वो कंसोलिडेट करते हैं. कुछ टाइम कंपनी रूल के अंदर इंडिया रहता है एंड फाइनली क्राउन कंपनी से ओवरटेक कर लेता है. एंड देन क्या होता है कि हम फाइनली इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाती है हमें और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं. तो फेजेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया की अगर बात करें तो 1600 से 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम किया, एज प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन. तो जो भी कमर्शियल कंपनी आती है और वो बिजनेस करना चाहती है बस वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. क्वीन एलिजाबेथ ने इनको एक्सक्लूसिव चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं. एंड एक्सक्लूसिव चार्टर का क्या मतलब है कि क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर में ये बात कही गई है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है. ओके, सो दिस इज वन थिंग. नाउ 1765 से 1858 के बीच में जो कंपनी रूल है तो कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के जैसे है. नाउ सिर्फ कंपनी नहीं है, वो सिर्फ उसके कॉमर्शियल फंक्शंस नहीं है. नाउ कंपनी इज अ टेरिटोरियल पावर एज वेल. ओके, तो ये दूसरा फेस है ब्रिटिशर्स का इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है एज अ टेरिटोरियल पावर. एंड देन टेरिटोरियल पावर बनने का मतलब क्या है कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पे उन्होंने दीवानी राइट्स ऑब्टेन कर ली थी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट्स? दैट इज कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स. सो बेसिकली कंपनी जो सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग करने आई थी अब वो यहाँ से एक टेरिटोरियल पावर के जैसे हो गई है एंड उसके पास दीवानी राइट्स है, रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स हैं. ओके, दीवानी मीन्स रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स कहाँ के? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के. एंड दिस कंटिन्यूज फ्रॉम 1765 टू 1858. काफी सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे. एंड देन कम्स द नेक्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश रूल, दैट इज क्राउन रूल. सो बेसिकली अब इंडिया को ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे हैं. जो ब्रिटिश मोनार्क है वो इंडिया का भी मोनार्क है. ओके, और 1858 से 1947 के बीच इंडिया डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंदर था. अब ये चीज चेंज क्यों हुई? क्योंकि सबको पता है देयर वाज अ वेरी फेमस म्यूटिनी इन 1857 जिसको हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं. और इसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को संभालना चाहिए. उसके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना. सो दैट वी विल सी व्हेन वी विल लुक एट कि इंडिया में क्राउन रूल किस तरीके से चला. एंड मोस्टली जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो क्राउन रूल किस तरीके से चला हम ये देखते हैं कि क्या क्या लेजिस्लेशन लाए गए, किस तरीके के रेगुलेशंस थे उस समय. ओके, सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ
ब्रिटिश ब्रिटिश रूल के क्या फेजेस थे इंडिया में? एक ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, देन 1765 to 1858 company was a territorial power, and then crown rule came. Okay, so now let's move on. अब देखिए 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन रूट्स जो है वो ब्रिटिश रूल में लाई करता है, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं कि कंपनी रूल के अंदर क्या रेगुलेशंस बने हुए थे, या फिर क्राउन रूल है तो क्या रेगुलेशंस बने हुए थे, एंड ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी ऑल द एक्ट्स वन बाय वन। ओके, तो देखिए जब कंपनी रूल पढ़ते हैं तो पहला एक्ट 1773 में आता है, तो ऑफिशियली अगर लीगली बोलें तो 1773 से 1858 के बीच में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाता कौन है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? इट वांट्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल कंपनी थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं, और ये बात रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का उसने आइडेंटिफाई कर ली है। ओके, लीगली अभी क्या है यहाँ पे, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक सेंटर होगा जो डोमिनेंट होगा, एंड फिर क्या होता है उसके कुछ सबऑर्डिनेट प्रोविंसेस होते हैं। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमें इंडिया में दिखने लगा। ओके, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंडिया में दिखने लगा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, इस एक्ट के अगर फीचर्स देखें तो इसमें हमको सेंट्रलाइजेशन कैसे दिखता है। देखिए क्या है यहाँ पे, पहले क्या होता था कि 3 प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज। ओके, अब इनमें सब में एक जो हाईएस्ट ऑफिशियल है वो गवर्नर जनरल है, सॉरी गवर्नर है। ओके, तो गवर्नर है बंगाल का, गवर्नर है मद्रास का, गवर्नर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। अब क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट में बोला हुआ है कि गवर्नर ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहे जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है कि नाउ दिस इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये एवोल्यूशन हो गया है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, सो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट है इनके। ओके, उसके अलावा देखिए इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिली 4 मेंबर्स की रूल करने के लिए। एंड पहले गवर्नर जनरल जो थे, इसके पहले तो सारे गवर्नर थे, पहले गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसीज आर ऑल्सो 2 अदर प्रेसिडेंसीज, एंड ये जो प्रेसिडेंसीज हैं तो दीज आर नाउ सबऑर्डिनेट टू बंगाल। ओके, सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ अंडर हिज Bombay presidencies and Madras presidencies also come, though they both have separate governors also. Okay, so ये चेंज आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 जजेस थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुई कि यहाँ पे कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं इनको प्रोहिबिट किया जाता है किसी भी प्राइवेट ट्रेड से, या ये कोई भी ब्राइब्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ अमास कर ली थी प्राइवेट ट्रेड एज वेल एज ब्राइब्स लेकर के लोकल से। सो इसकी वजह से ये करप्शन दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई कि ये ब्राइबरी जो है इसको हम कॉल आउट करते हैं कि नाउ यू ऑफिशियल्स विल नॉट टेक दीज ब्राइब्स। ओके, सो ये वाली चीज है। अब देखिए होती है तो उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी आम कंपनी की के तरीके से नहीं है। इट्स नॉट लाइक रिलायंस। ओके, कि इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे एंड देन वो कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे या कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर भी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है यहाँ पे कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे अपना कंट्रोल इंक्रीज करना चाह रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये कंट्रोल वो कैसे इंक्रीज करती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोलती है कि आपको कंपलसरी है कि इंडिया का जो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स है इसकी आप रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे।
ओके, सो इस तरीके से बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंपनी पे अपनी ओवरसाइट बढ़ाती है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपलसरी हो जाता है कि वो अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। सो नाउ देखिए, पहले ये सारे प्रोविजंस नहीं थे, फिर ये प्रोविजंस आते हैं। सो नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेगुलेट द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, एक अमेंडिंग एक्ट आता है 1781 में, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ओके, अब ये बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऐसे बहुत सारे गैप्स महसूस हुए जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट फिल करना चाहती थी। तो बेसिकली इस अमेंडिंग एक्ट में क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देखा कि 1774 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। तो अब यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। तो कैलकाटा में जो भी लोग रह रहे हैं वो सारे ही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्सनल लॉ एडमिनिस्टर करेगी हिंदूज का एज वेल एज मुस्लिम का। सो हिंदू पीपल फॉलोड हिंदू लॉ एंड मुस्लिम पीपल आर फॉलोइंग मोहम्मदियन लॉ। तो अगर कुछ भी होगा, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनका ट्रायल किया जाएगा। ओके, एंड मुस्लिम्स को मोहम्मदियन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाएगा उनका। सो ये बेसिकली डिफरेंस है और इसका ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हिंदू लॉ और मोहम्मदियन लॉ के हैं वो, बट गवर्निंग बॉडी कौन है या जिस बॉडी का ज्यूरिसडिक्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से क्या एक्सक्लूडेड है। ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जब भी कोई डिसीजन ऑफिशियल कैपेसिटी में ले रहे हैं तो वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता। कंपनी के सर्वेंट्स जब भी कोई कंपनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। एंड कोई भी मैटर जो रेवेन्यू से रिलेटेड है या रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी छूट दी गई है। दिस सुप्रीम कोर्ट इज ओनली हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा एज वेल एज पीपल ऑफ कैलकाटा। ओके, यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो वो सब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ये हमको पता चलता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहते हैं उसके अंदर। ओके, उसके बाद देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे कि प्रोविंशन, आपको अभी पता होगा कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर आपको अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोविंशियल कोर्ट्स बने थे, प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, वो जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। तो देखिए के पास जाएगी। तो प्रोविंशियल कोर्ट के लिए ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ये हायर जुडिशरी के जैसे काम कर रही है। ओके, हायर जुडिशरी के जैसे काम कर रही है। एंड ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है यही काउंसिल प्रोविंशियल कोर्ट्स और दूसरी जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनके रेगुलेशन बनाएगी। सो दिस गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज वेरी पावरफुल। ओके, ये जो काउंसिल है ये काफी पावरफुल है क्योंकि यही जो है वो रेगुलेशन फ्रेम कर रही है किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 से। ओके, अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, एंड देन जब देखिए ब्रिटिश क्राउन आएगा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होंगी। ओके, तो अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए अर्ली डेज जब ब्रिटिश रूल के थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के लिए गवर्नर अपॉइंट किया बंगाल प्रेसिडेंसी को एडमिनिस्टर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बंगाल रीजन के गवर्नेंस की थी। ओके, उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस तब तक बढ़ चुका था, इसलिए ये टाइटल को इवॉल्व कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया
और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इंक्रीज हो गई। इसी ये गवर्नर जनरल जो टर्म है वो इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सिग्निफाई करता है। और जो इनकी अथॉरिटी है नाउ दिस एक्सटेंड बियॉन्ड बंगाल टू अदर रीजन जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर हैं। ओके, एंड इवेंचुअली ये एवोल्यूशन यहाँ पे आया जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है वो एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गई, जिसमें भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स बन गए ब्रिटिश इंडिया में। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ही ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन द रीजन। तो बेसिकली इस तरीके से गवर्नर की पोस्ट का एवोल्यूशन होता है। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी के फंक्शंस को कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस में बांट दिया गया है। कमर्शियल फंक्शंस को गवर्न कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो पहले से ही थे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई शेयर होल्डर्स रहेंगे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे। और भी काफी सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे। फिर पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। ओके, पॉलिटिकल फंक्शंस जो कंपनी यहाँ पे जो टेरिटोरियल पावर के जैसे एक्ट कर रही है तो उसके पॉलिटिकल फंक्शंस है। ये पॉलिटिकल फंक्शंस को एडमिनिस्टर करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। अब देखिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो अथॉरिटी है वो क्या है या इसका फंक्शन क्या है, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और द रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो देखिए सिविल फंक्शन होते हैं, मिलिट्री फंक्शन होते हैं और रेवेन्यू से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो जितने भी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है उसका ये कंट्रोल सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू के ऑपरेशंस को सुपरवाइज और डायरेक्ट करेंगे। ये कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस है। तो उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये सिस्टम ऑफ एक डबल गवर्नमेंट बना लेते हैं। एक डुअल गवर्नमेंट है तो इसी को हम सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कह रहे हैं। ओके, चलिए पिट्स इंडिया एक्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में एक और सिग्निफिकेंस बात है कि यहाँ पे कंपनी के टेरिटरीज को अब ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाने लगा। सो नाउ इट इज समहाउ सिग्निफाइजिंग कि नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन जो है वो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज को अपने रूल के अंदर लाया है उस पे नाउ दे आर ट्राइंग टू पुट ओवर देयर स्टैम्प। गवर्नमेंट कंपनी की टेरिटरीज पे अपना स्टैंप लगाना चाह रही है। ओके, एंड गवर्नमेंट जो है उसका सुप्रीम कंट्रोल हो गया है ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट का सिग्निफिकेंस है कि दो अभी भी कंपनी रूल कर रही है बट गवर्नमेंट का कंट्रोल आ चुका है कंपनी के ऊपर। कंपनी की टेरिटरी ब्रिटिश पोजेशंस कहलाने लगे हैं एंड कंपनी के अफेयर के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का आ गया है। ओके, सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो रहा है पिट्स एक्ट में। अब देखिए नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ 1786। तो अब देखिए 1786 में क्या हो रहा है कि हम गवर्नर जनरल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्लेस करना चाह रही है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। कौन आना चाह रहा है, कॉर्नवालिस। तो ये गवर्नर जनरल की पोस्ट एक्सेप्ट करने के लिए दो डिमांड्स रखते हैं। पहला तो ये कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है जब वो डिसीजन लेगी तो इफ कॉर्नवालिस वांट ही कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ओके, ये पहला प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन ये बताता है कि कमांडर इन चीफ का ये टाइटल चाह रहे थे दैट ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ, यानी कि ये मिलिट्री हेड भी कहलाना चाह रहे थे। ओके, तो 1786 का जो एक्ट है वो पुराने एक्ट में अमेंडमेंट करता है और ये दोनों जो इनकी डिमांड है इनको फुलफिल किया जाता है यहाँ पे। देन देखिए आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ओके, तो बेसिकली जो कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी थी कि ओवरराइडिंग पावर चाहिए उनको,
तो यही ओवरराइडिंग पावर ओवर हिज काउंसिल एज वेल एज ओवर गवर्नर जनरल्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसी सबको दे दिया जाता है। यानी कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, वो अगर चाहे तो हिज डिसीजन इज फाइनल व्हेनेवर दे आर डिस्कसिंग एनी मैटर, वेदर इट इज गवर्नर जनरल की काउंसिल खुद की या फिर दूसरे गवर्नर जनरल्स या दूसरी प्रेसिडेंसीज को बिलोंग करने वाले। ओके, देन देखिए गवर्नर जनरल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसीज पे और पावर और कंट्रोल दिया जाता है 1793 के चार्टर एक्ट में। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी ट्रेड मोनोपोली जो है इसको 20 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। ऑब्वियसली 1793 चल रहा है और यहाँ से 20 साल और मोनोपोली चलेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिवली ट्रेड करेगी अभी, तो 1813 तक कंपनी की मोनोपोली सेफ है ट्रेड करने की। ओके, सो ये कुछ चेंजेस आते हैं चार्टर एक्ट 1793 में। लेट्स सी मोर। एंड देखिए एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो बॉडी जो स्टैब्लिश करी गई थी कंपनी के रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस को ओवरसी करने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए, उनका जो पेमेंट होगा, उसके जो मेंबर्स को जो पेमेंट दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ओके, वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ये भी हमको चार्टर एक्ट 1793 बताता है। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अब देखिए यहाँ पे कंपनी की ट्रेड की जो मोनोपोली है इसको अबॉलिश किया जा रहा है एक्सेप्ट टी के लिए एंड ट्रेड विद चाइना। तो चाइना के साथ अभी भी ट्रेड करने के लिए कंपनी की मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और टी के ट्रेड पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। बाकी सारी चीजों पे जिसपे वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही हर चीज में ट्रेड करती थी, बाकी सारी चीजों पे ये मोनोपोली अबॉलिश करी जा रही है। सो नाउ इट विल बी मोर ओपन मार्केट और ब्रिटिश कंपनी आकर के इंडिया में ट्रेड कर सकती हैं। देन देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या कर रहे हैं, दे आर असर्टिंग द सोवरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। यानी कि जो भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी हुई है उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की सोवरिटी है, ब्रिटिश मोनार्क उसका रूलर है। ओके, सो इट इज कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ऑलराइट, एंड देखिए यहाँ पे क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया अलाउ किया हुआ है आने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड भी इस एक्ट में बताया जा रहा है, एजुकेशन का स्प्रेड भी इस एक्ट में है बिकॉज ब्रिटिश टेरिटरीज जो इंडिया में है वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करी जाए, ऐसा इस एक्ट में प्रोविजन है। ओके, यहाँ पे एक और चीज है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है टैक्सेस इंपोज करने के लिए, एंड अगर कोई टैक्स ना भरे तो उसको पनिशमेंट देने के लिए भी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है चार्टर एक्ट 1813 में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चार्टर एक्ट। अब देखिए ये वाला चार्टर एक्ट जो 1833 का आ रहा है, ओके, ये क्या है, फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 में बोला जा रहा है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाएगा। ओके, तो जो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर जनरल की पोस्ट का कैसे एवोल्यूशन हुआ वो यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में कंप्लीट होता है। उसके बाद सारे ही सिविल और मिलिट्री पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफर किया जा रहा है जिसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके, एंड यहाँ पे एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पोजेस कर रही थी, नाउ दैट इज completely under British control and Lord William Bentinck becomes the first Governor General of India. Okay, तो देखिए एक हमने पढ़ा कि गवर्नर जब हमने पहला रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो वहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया with all powers civil and military, signifying that there is a government of India. Okay, now let's see other provisions of Charter Act of 1833. ओके, अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते, काफी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक का
जो पीरियड है रूल करने का, बिकॉज ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स ऑब्वियसली। एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर भी है। ओके, सो दैट मीन्स कि एंटायर इंडिया के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए अभी तक जो प्रीवियस लॉज आ रहे थे उनको रेगुलेशंस कहा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से लॉज को एक्ट कहा जा रहा है। ओके, बिकॉज वहां पे क्या है, कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जा रहा था। यहाँ पे अब यहाँ पे अब ओके, वहां पे कंपनीज के लॉस को कंपनी जो अभी तक सारे प्रीवियस एक्ट थे वहां पे कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा था, तो लॉस को रेगुलेशन कह रहे थे या रेगुलेटिंग एक्ट कह रहे थे। यहां से हम इनको एक्ट बुलाना चालू कर रहे हैं। ओके, सो ये वाली चीज है। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी कमर्शियल बॉडी नहीं रही। नाउ इट इज नॉट अ कमर्शियल बॉडी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी इज नो मोर अ कमर्शियल बॉडी, इट इज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो 1833 के एक्ट में ये चीज हो जाती है कि जो कंपनी आई थी प्योरली कमर्शियल बॉडी बन करके, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज टेरिटरी को, कंपनी की जो टेरिटरी है उनको अब कहा जाता है इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी, his heirs and his successor. This means that it is completely under the suzerainty of British Crown. Okay. Now यहाँ पे एक और चीज है, 1833 के एक्ट में एक अटेम्प्ट हुआ था कि सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ओपन कॉम्पिटिशन से किया जाए एंड इंडियंस को डिबार ना किया जाए सिविल सर्विस से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ओपन कंपटीशन यानी मेरिटोरियस सिविल सर्विस एज वेल एज इंक्लूडिंग इंडियंस, ये एक अटेम्प्ट किया जा रहा था इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये वाले प्रोविजन को पूरी तरीके से निगेट कर दिया। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये वाले प्रोविजन को पूरी तरीके से निगेट कर दिया था, एक अटेम्प्ट हो रहा था यहाँ पे। अब देखिए ये जो चार्टर एक्ट है 1853 का, ये लास्ट था चार्टर एक्ट में। ओके, अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनती है उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है। इसमें 6 न्यू मेंबर्स आए हैं, 6 न्यू मेंबर्स आए हैं एंड ये कहलाने लगी गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग किए गए, लेजिस्लेटिव मेंबर्स अलग लाए। तो ये गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाने लगा और ये लेजिस्लेटिव विंग बन गई गवर्नमेंट की, और ये मिनी पार्लियामेंट भी कहलाने लगी बिकॉज ये वही प्रोसीजर्स फॉलो करती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉलो करती थी। तो यहाँ पे पहली बार लेजिस्लेशन को एक स्पेशल फंक्शन जैसे ट्रीट किया जा रहा है गवर्नमेंट में। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन लाया जाता है फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, सो कवेनेंटेड जो सिविल सर्विस है दैट इज थ्रोन ओपन टू इंडियंस यहाँ पे। अब देखिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में 2 तरीके से क्लासिफाई होती हैं, एक कोवेनेंटेड सर्विस, एक अनकोवेनेंटेड सर्विस। एंड उनका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो नेचर ऑफ वर्क, पे स्केल और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर था। ओके, सो ये जो डिफरेंस था, सो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, सो जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस है उसमें भी इंडियंस को एक्सेप्ट करने का प्रोविजन चार्टर एक्ट। देखिए एक मैकॉले कमेटी बनती है विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन सिविल सर्विस कमेटी, वो 1854 में बनती है बिकॉज यहाँ पे ये प्रोविजन आता है कि इंडियंस को सिविल सर्विस में एक्सेप्ट किया जाए 1853 के एक्ट में। ओके, सो ये सारे 1853 के एक्ट के प्रोविजंस हैं। एंड 1853 के एक्ट में ये भी बोला जा रहा है कि कंपनी का रूल जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है।
सो कंपनी जो है वो बेसिकली इंडियन पोजेशंस रिटेन करेगी बट ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया जा रहा है कि कंपनी का रूल कब तक एक्सटेंड किया जा रहा है। सो ये जरूर एक इंडिकेशन देता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स टू एंड द कंपनीज रूल एंड वांट्स टू डायरेक्टली कंडक्ट अफेयर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो अभी जो हमने गवर्नर जनरल काउंसिल की बात करी थी, इसमें एक 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऐड हुए, और ये जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड हुए ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, इसमें जो 4 मेंबर्स थे, तो दे वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ओके, सो ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, इसमें जो 4 मेंबर्स थे वो कहाँ से आने थे? वो लोकल मेंबर्स आने थे जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। सो दिस इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ योर एक्ट्स अंडर द कंपनीज रूल। Okay, so if you like this video, please press the like button, share, subscribe to my channel, and I will put lots of video for you to clear UPSC examination.